आपने कभी सोचा है कि इंडियन रुपी लगातार यूएस डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता जा रहा है? जब हम कहते हैं कि रुपया अपने लाइफ टाइम लो पर पहुंच गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? 1991 में रुपया 22 रुपीस पर डॉलर था और यह आज 86 रुपीस पर डॉलर पर आ गया है। रुपये की इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक शॉकिंग रियलिटी है। ग्लोबल इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ट्रेड डेफिसिट्स का इसमें क्या रोल है, और सबसे जरूरी बात कि इसका असर आपकी डेली लाइफ पर पड़ता है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, इंपोर्टेड गुड्स की कीमतें हो या फिर आपका फॉरेन ट्रैवल बजट हो। इस वीडियो में हम पूरी तरह से इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इस मुद्दे की कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करेंगे और जानेंगे कि इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। क्या रुपया रिकवर कर सकता है या डिक्लाइन अनअवॉइडेबल है? बात शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझते हैं। ये वो जगह है जहां अलग अलग देशों की करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि रुपये की वैल्यू तय कैसे होती है। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि $1 का रेट 80 रुपीस है। अगर इंडिया में बहुत सारे लोग डॉलर खरीदना चाहें, शायद क्योंकि उन्हें विदेश में पढ़ाई करनी है, ट्रैवल करना है या सामान इंपोर्ट करना है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी नहीं होती तो डॉलर महंगा हो जाता है। यानी अब $1 खरीदने के लिए आपको 82 रुपीस देने पड़ सकते हैं। इसी तरह इंडिया से बहुत सारा सामान विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा होता तो दूसरे देश भारत को रुपए में पेमेंट कर रहे होते, तो रुपए की डिमांड बढ़ जाती, तो इससे रुपया मजबूत हो जाता है। तो करेंसीज का डिमांड और सप्लाई करेंसी के वैल्यू को डिटरमिन करता है। जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है और रुपए की सप्लाई ज्यादा होती है तो रुपया कमजोर हो जाता है, और जब रुपए की डिमांड ज्यादा होती है तो रुपया मजबूत हो जाता है। इंडियन रुपए के कमजोर होने का कोई एक कारण नहीं है। इसके पीछे एक्सटर्नल और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों काम कर रहे हैं। इसे आप एक टग ऑफ वॉर की तरह समझ सकते हैं, जहां ग्लोबल मार्केट की फोर्सेस और इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस दोनों अपनी अपनी तरफ से खींच रहे हैं और इस प्रोसेस में रुपया कमजोर हो रहा है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की, वो ग्लोबल रीजंस जो रुपये को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डोमेस्टिक फैक्टर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन एक्सटर्नल या ग्लोबल रीजंस पर नजर डालते हैं जो रुपये के वैल्यू को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल फैक्टर जो इंडियन रुपये को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार है, वह है डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतना। जैसे पहले वाले प्रेसिडेंशियल टर्म में उनकी पॉलिसीज थी, अभी भी उनका फोकस अमेरिका के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट देना और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने पर होगा। इन पॉलिसीज का असर न सिर्फ यूएस इकोनॉमी पर बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसीज, जिसमें भारत का रुपया भी आता है, दबाव में आएंगे। ट्रंप का चाइना के प्रति भी सख्त रवैया रहा है। अब इन दो आर्थिक महाशक्तियों में घमासान की वजह से भारत जैसे देशों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ट्रंप की पॉलिसीज का मेन गोल है कि यूएस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना और चाइना जैसे कंट्रीज जो कि मैल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उन्हें रोकना। चाइना अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली वीक रखता है ताकि उसके गुड्स चीपर बन सके और दुनिया भर में ज्यादा एक्सपोर्ट हो। चाइना ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी वायलेशन किया है। चाइना अमेरिकन कंपनीज की टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को कॉपी करता है और फिर प्रोडक्ट्स बना के पूरे विश्व में उसे बेचता है। चाइनीज हैकर्स और कंपनीज यूएस के सेंसिटिव डेटा और ट्रेड सीक्रेट्स को चोरी करते हैं। कंपनीज को चाइना में मजबूर किया जाता है कि अगर वे चाइना में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करें। इन्हीं सब चीजों से ट्रंप यूएस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए ट्रंप यूएस में आने वाले इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ लगाकर अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगा और जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि टैरिफ की वजह से चाइनीज गुड्स यूएस में महंगे हो जाएंगे तो लोग अल्टीमेटली यूएस में बने प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे और इससे यूएस इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा और अल्टीमेटली जॉब्स क्रिएट होंगी। अब सवाल यह है कि इंडिया जैसे कंट्रीज पर इसका क्या असर पड़ेगा। ट्रंप सिर्फ चाइना पर ही नहीं बल्कि दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको
पर भी टैरिफ्स लगाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि ये कंट्रीज भी अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज फॉलो करती हैं, जैसे कि चीप लेबर और सब्सिडीज को यूज करना। अब इन सब गतिविधियों के बीच रुपया वीक कैसे हो रहा है, उसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में एक फैक्ट्री यूएस को कपड़े बेचती है। अगर ट्रम्प टैरिफ्स लगा देते हैं तो वो कपड़े यूएस में महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब यूएस के लोग वो कपड़े कम खरीदेंगे। इंडिया में उस फैक्ट्री की कमाई में कमी आएगी। इंडिया के कपड़ों की एक्सपोर्ट्स कम होने के कारण रुपये की डिमांड कम होगी और रुपया कमजोर होगा। साथ साथ जब ऐसे कई फैक्ट्रीज की कमाई में कमी आएगी तो भारत का ग्रोथ पोटेंशियल कम होगा। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्हें अनसर्टेनिटी फील होगी। वो धीरे धीरे अपना पैसा इंडिया से बाहर निकालकर यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, जो कि एक सेफ एसेट है, उसमें इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो जब लोग ज्यादा डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होता है और रूपी वीक हो जाता है। इसी पहले कारण से जुड़ा है दूसरा कारण जो रूपी को वीक कर रहा है, और वह है आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया। अक्टूबर 2024 में इंडिया से बहुत कैपिटल आउटफ्लो हुआ, यानी कि इंडिया से इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। यह आउटफ्लो मई 2024 के बाद सबसे बड़ा आउटफ्लो था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीजन है चाइना का स्टिमुलस पैकेज। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए स्टेप्स लिए हैं। उसका रिजल्ट यह हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि चाइना में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, जहां एक आपको ज्यादा रिटर्न मिले और एक जहां ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न वाला। इसी वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा चाइना शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण कैपिटल आउटफ्लो के पीछे है जो रुपये को वीकन कर रहा है, वह है महंगाई। सितंबर 2024 में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 5.49% था, जो 2024 में सबसे हाईएस्ट था। जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हाई होता है तो चीजें महंगी होती हैं और लोग कम खरीदते हैं। जब लोग कम खरीदते हैं तो कंपनीज का प्रॉफिट गिरता है और फिर उनकी स्टॉक प्राइसेस भी गिरती हैं। इस लॉस और अनसर्टेनिटी के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्वेस्टर्स देश से पैसे निकाल कर किसी और देश में इन्वेस्ट कर देते हैं। सितंबर क्वार्टर में इंडियन कंपनीज का नेट प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 3.6% था, जो पिछले 17 क्वार्टर्स का लोएस्ट ग्रोथ है। कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ स्लो होने की वजह से इन्वेस्टर्स उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली हम यह कह सकते हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं तो रुपये की डिमांड गिरती है और वो कमजोर होता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय कारण जो रुपए को कमजोर कर रहा है वह है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। सबसे पहला रीजन इसके पीछे है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है और जब 2022 में वॉर शुरू हुई तब से ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस भी लगाए गए, जिस वजह से सप्लाई कम हुई और ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे। जब ऑयल महंगा होता है तो कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में भी क्राइसिस चल रहा है। मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान दुनिया के बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में आते हैं। जब वहाँ टेंशन्स बढ़ती हैं, जैसे कि रिसेंट हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, तब ऑयल की कीमतें भी पूरे विश्व में बढ़ती हैं। इंडिया अपने ऑयल का 85% इंपोर्ट करता है, तो जब ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो हमें ज्यादा डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि रुपए की डिमांड गिर जाती है और वो वीक हो जाता है। अब हम आते हैं इंटरनल फैक्टर्स या डोमेस्टिक फैक्टर्स जिसकी वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले इतना नीचे चला गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वे के मुताबिक 40% एक्सपोर्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पहले 6 महीने अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच इंडिया के एक्सपोर्ट सिर्फ 1% से ग्रो हुए थे। यह ग्रोथ काफी स्लो है। जब एक्सपोर्ट स्लो होते हैं तो डॉलर की कमाई में कमी आती है जो रुपए की वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। और हमने अभी जाना कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं
जिनका पेमेंट डॉलर में करना होता है। तो ज्यादा डॉलर खर्च होना और कमाई कम होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रुपया कमजोर होता है। एक और मेजर इंटरनल रीजन जिसकी वजह से रुपये वीक हो रहा है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करना। सरल भाषा में कहा जाए तो आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर बेचकर रुपये की वैल्यू को सपोर्ट किया। इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए। जनवरी 3, 2025 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 10 महीने की लो पर हैं, जो कि $634 बिलियन तक गिर चुका है। अब आरबीआई डॉलर बेचता है और रुपये को साथ साथ एब्जॉर्ब करता है, जिससे मार्केट में रुपये की सप्लाई कम हो जाती है। जब मार्केट में पैसे कम होंगे तो बैंक्स भी कम लोन दे पाएंगे और जो लोन्स दिए जाएंगे वह हाई इंटरेस्ट रेट्स पर होंगे, जिससे कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन होती है, जिससे अल्टीमेटली रुपया कमजोर होता है। सोचिए अगर आपके घर का बजट टाइट हो जाए, जिसको हम यहाँ पे रुपये की मार्केट में कमी से सिग्निफाई करेंगे, और खर्च बढ़ जाए जो कि इंटरेस्ट रेट के द्वारा सिग्निफाई होता है, तो इस केस में आपको फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ही केयरफुली लेने होंगे। वैसे ही आरबीआई को भी अपनी पॉलिसीज को बैलेंस करना पड़ता है ताकि रुपये स्टेबल रहे और साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अब अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसीज की बात करें तो इंडियन रुपी, ब्राजीलियन रियाल, रशियन रूबल, साउथ अफ्रीकन रैंड सभी ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट काफी डेप्रिसिएशन देखी है। 1950 में एक यूएस डॉलर सिर्फ 4 रुपए का होता था, लेकिन आज ये 86 रुपीस तक पहुंच गया है। यही ट्रेंड ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका और वियतनाम के साथ भी देखा गया है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इन करेंसीज की वैल्यू कम होने का रीजन है इंपोर्ट्स का ज्यादा होना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस। और वहीं जब हम डेवलप्ड इकोनॉमीज के करेंसीज जैसे कि कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन, यूरो की बात आती है तो एक क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है। इन कंट्रीज की भी करेंसीज कुछ हद तक डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हुई हैं, लेकिन जब इमर्जिंग इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं तो काफी स्टेबल रही हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि डेवलपिंग कंट्रीज का इंपोर्ट बिल ज्यादा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि कनाडा और जर्मनी के पास स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं जो इनकी करेंसीज को स्टेबल रखती हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज का फिस्कल और मॉनेटरी सिस्टम स्टेबल होता है और उनका ग्लोबल ट्रेड ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। और वहीं इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज में महंगाई और ट्रेड डेफिसिट यानी कि एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से करेंसी बहुत ही ज्यादा हद तक डेप्रिशिएट होता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो दोस्तों, इंडियन रुपी का वीकेंड होना एक शॉर्ट टर्म इशू नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है जिसको हमें फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए सुधार करना होगा। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि कनाडा, जर्मनी और जापान को देखें तो उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को एक्सपोर्ट ड्रिवन बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है और एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया है। इंडिया को भी इसी तरह का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर फोकस करना होगा। हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेटर करना और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के जरिए बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करना होगा ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा रोबस्ट और सस्टेनेबल बना सकें। एक और जरूरी बात यह है कि हमें अपने इकोनॉमी को ऐसे फाउंडेशन पर खड़ा करना होगा जो शॉर्ट टर्म ग्लोबल क्राइसिस जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से शेक ना हो। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी के लिए हमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी जो हमें ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इंडियन रुपी को स्टेबिलिटी देगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया और इम्पैक्टफुल सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।